हमारा संगम वंश शुरू होता है। संगम काल 100 ईसा से लेकर 250 ईसा तक चला। ओके, ये दक्षिण भारत में था। हम देखेंगे कि इसमें हम दो नोट्स को पढ़ेंगे। एक तो हम खान सर के नोट्स को पढ़ेंगे और एक अदर कोचिंग के हैं जो गहराई से प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी लेवल के। ओके, उन्हें पढ़ेंगे क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं कि कोई कोचिंग दे पाती है, कोई दूसरी कोचिंग उन पॉइंट ऑफ व्यू को देती है, तो तीसरे पॉइंट जो होते हैं वो कोई देता ही नहीं है। इस तरीके से मतलब हर जो कोचिंग के नोट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आता है, तो इसलिए हम इन दोनों ही नोट्सों को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम खान सर के नोट्स पढ़ते हैं। 100 ईसा से 250 ईसा के बीच दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। ओके, अब देखो कि प्रथम संगम ये दक्षिणी मथुरै में हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की वो अगस्त ऋषि ने की। इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिण मथुरै जलमग्न हो गया है, जिस कारण इस संगम में जो लिखे गए साहित्य हैं उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? प्रथम मधु अगस्त 89, प्रथम मधु अगस्त 89, प्रथम मधु अगस्त 89। ओके, द्वितीय संगम को देखते हैं। ये कपाटपुरम अलेव में हुआ। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की, लेकिन बाद में ये तोल्कापियर ने इसकी अध्यक्षता की। पहले प्रारंभ में तो अगस्त ऋषि ने, लेकिन बाद में तोल्कापियर ने। ओके, इस सम्मेलन में तोल्कापियर ने तोल्कापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। ओके, इसकी ट्रिक क्या है? 2 कपाट अगस्त 59, 2 कपाट अगस्त 59, 2 कपाट अगस्त 59। ओके, अब तृतीय संगम को देखते हैं। यह उत्तरी मदुरै में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है वो नक्कियर ने की थी। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस संगम में लिखे गए साहित्य का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। तीनों ही संगम तमिलनाडु में हुए हैं। अगस्त ऋषि जो थे ना वो बनारस के काशी के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु जाकर बस गए थे। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। ओके, अब देखते हैं कि संगम काल के राज्य कौन कौन से थे। 3 थे, चेर, पांड और चोल। अब एक एक कर चेर को देखेंगे, फिर पांड को देखेंगे, फिर चोल को देखेंगे। ओके, संगम राज्यों के बारे में जानकारी इंडिका से मिलती है, अष्टाध्यायी से मिलती है और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अब चेर वंश को देखते हैं। संगम काल में वंशों का सबसे प्राचीन जो था वो चेर था, जबकि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। ओके, तो ऐसे याद करेंगे, चेर पर्वतीय, चेर पर्वतीय, चेर पर्वतीय। ओके, इस तरीके से याद करेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। तो याद कैसे करेंगे? चेरापद ऐतरेय, चेरापद ऐतरेय, चेरापद ऐतरेय। मतलब 5-6 बार लाइन से ऐसे कहो तो जहाँ चेरापद याद आएगा ना वहाँ ऐतरेय तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। अभी आए ना आए, लेकिन एग्जाम टाइम में जरूर याद आएगा। अशोक के 2nd शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। जो 14 अभिलेख पढ़े थे ना अशोक के, उनमें से जो दूसरा था उसमें केरल पुत्र कहा गया चेर को। इनका जो क्षेत्र था वो केरल मालाबार था। इनकी जो राजधानी थी वो बंजी या ककुर थी, करोर, बंजी या करोर, मतलब बंजी भी कह देते थे और करोर भी। तो हमने ट्रिक क्या बनाई? बंजी चेर, बंजी चेर, बंजी चेर, मतलब बंजी चेरों की राजधानी थी। इनका जो चिन्ह था, राज्य चिन्ह जो था वो धनुष था। चेर वंश का प्रथम शासक जो था वो उदयन जरेल था। उदयन जरेल ने महाभारत युद्ध में सैनिकों को भोज करवाया था। तो हम कैसे याद करेंगे इसे? जरेल ने भोज करवाया, जरेल ने भोज करवाया, जरेल ने भोज करवाया। किसे करवाया? महाभारत के युद्ध के सैनिकों को। ये तो आपको याद रहने वाला ही है। अगला शासक जो था वो शैन गुटवन था। इसे लालचेर भी कहा जाता था। तो इसे याद कैसे करोगे? शैन लालचेर, शैन लालचेर, शैन लालचेर, इस तरीके से याद करना है। ओके, और शैन गुटवन ने ही पत्नी पूजा या फिर कनगी पूजा का प्रारंभ किया था। इस पूजा में उसने श्रीलंका एवं पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इस वंश का अगला शासक जो है आदिगमान बनता है। इसने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। चेर वंश का अंतिम शासक कुडक्कर जरेल था। दूसरी सदी के आते आते अंत में 190 ईस्वी में चेर वंश समाप्त हो गया। अब आता है कि पांडवंश। पांडवंश को देखेंगे हम। पांड का मतलब होता है प्राचीन। पांड का मतलब होता है प्राचीन। ये मात्र शतात्मक था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। तो याद कैसे करोगे? इंडिका पांड, इंडिका पांड, इंडिका पांड। ओके, पांड वंश के क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण में था।
इनकी राजधानी मदुरई थी। तो याद कैसे करोगे, मदुरई पांड, मदुरई पांड, मदुरई पांड। इसका जो राजकीय चिन्ह था वो मछली था। ओके। पांड वंश का प्रथम शासक जो था वो नोडियन था। पांड वंश का प्रथम शासक नोडियन था। 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल व 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। 290 ईस्वी में जो तलैया लंगानम का युद्ध हुआ था ना, इसमें चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को पांडव वंश वालों ने सबको पराजित कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक नल्ली वकोडन था। 5वीं सदी आते आते पांडव वंश का अस्तित्व विहीन होने लगा हो गया। मतलब पांडव वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्त्सा के दरबार में भी भेजा था। ओके। पांडव वंश की राजधानी मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। यहाँ का मदुरई का जो है मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं चोल वंश चलेगा। चोल का मतलब होता है नया देश। तो हम याद कैसे करेंगे, नया चोल, नया चोल, नया चोल। इस बारे में जानकारी, इस चोल वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पढ़िनी की रचना अष्टध्यायी से मिलती है। चोल साम्राज्य तमिलनाडु का पूर्वी भाग में था। इसकी राजधानी उरईउर थी और उरईउर थी। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल वालों का बाघ था। उरईउर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो याद कैसे करोगे, उरईउर सूती, उरईउर सूती, उरईउर सूती। इस तरीके से 5-6 बार कहो, याद होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूती वस्त्र सांप की कैचुली, जिसे पोआ भी कहा जाता है, कैचुली से भी पतले हुआ करते थे। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। चोल कावेरी, चोल कावेरी, चोल कावेरी, चोल कावेरी। इस तरीके से याद करो। कहा जाता है कि कावेरी नदी का मैदान इतना उपजाऊ था कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता है उतने ही क्षेत्र पर इतना अनाज उगाया जा सकता था कि 1 वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सके। चोल वंश का पहला शासक जो था वो उरवहप्परे बना था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो करिकाल था। इसने श्रीलंका को जीत लिया था। करिकाल ने श्रीलंका को जीत लिया और वहां से 12,000 मजदूरों को लेकर आया और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। ये भारत का पहला बांध था जिसे ग्रांड बांध कहते हैं। ग्रांड बांध किसने, करिकाल ने। तो याद कैसे करोगे, ग्रांड करिकाल, ग्रांड करिकाल, ग्रांड करिकाल। करिकाल ने पुहार नामक बंदरगाह भी बनवाया जिसे कावेरी पट्टनम कहा जाता है। तो याद कैसे करोगे, पुहार करिकाल, पुहार करिकाल, पुहार करिकाल, पुहार करिकाल। ओके। एलारा तथा पेरुनरकिल्ली इस वंश के अन्य शासक थे। 5वीं सदी आते आते अत्यंत ये वंश कमजोर हो गया और सामंती जीवन जीने लगा। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। मतलब कि 5वीं सदी तक तो अंत हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन 8वीं सदी के आने पर ये पुनः यानी कि दोबारा से चोलों का उदय होने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि संगमकालीन आर्थिक जीवन को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे उसमें देख रहे हैं, अभी इन्हें गहराई से भी देखना है हमें पूरे संगम वंश को। ओके। संगम वंश जो था वो सूती वस्त्र, मसाला, मोती, कृषि तथा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। इस समय सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। संगमकालीन व्यापार को देखते हैं। संगम काल में रोम से व्यापार होता था। तो याद कैसे करेंगे, संगम रोम, संगम रोम, संगम रोम। ओके। तमिलनाडु के अरिकामेडु यानी जो पांडिचेरी है से यहाँ से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। अब संगमकालीन जाति व्यवस्था को देखते हैं। संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत जाति व्यवस्था थी। यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। यह वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये जो आप देखें कि वर्ण व्यवस्था कहाँ रही है, उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में सामंत तथा दास में बटा हुआ था। ओके। ऊंच नीच जाति की व्यवस्था नहीं थी। संगमकालीन धार्मिक जीवन को देखते हैं। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो मुरुगन थे, जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता है। उस समय मुरुगन कहते थे लेकिन अब सुब्रमण्यम कहा जाता है। दूसरे प्रमुख देवता जो थे वो कार्तिकी थे। और ये कार्तिकी कौन है, ये गणेश के भाई हैं। ओके। अब संगमकालीन बंदरगाहों को देखते हैं। संगम काल के तीनों ही वंश के आसपास अपने अपने बंदरगाह थे। चेरों के पास बंदर चेर था, चोलों के पास पुहार तथा उरई था, पांडवों के पास शालियूर तथा कोरकाई था। तो याद कैसे करोगे, अब पुहार, उरई, चोल, इसे 5-6 बार को साथ में, पुहार, उरई, चोल, पुहार, उरई, चोल, पुहार, उरई, चोल। और फिर
पुहार, उरई, चोर और बंदा चेर, चेर से आपको याद ही हो गया होगा। अब पांडव का देखो, पांडशाली कोर का है, पांडशाली कोर का है, पांडशाली कोर का है। ओके, इस तरीके से याद करो। संगमकालीन साहित्य को देखते हैं। संगमकालीन साहित्य में, संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए थे। संगमकालीन जो साहित्य थे ना वो तमिल भाषा में लिखे गए थे। इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अब नीचे देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तोलकापियम लिखा गया, तिरुकुराल या कुराल लिखा गया, जीवक चिंतामणि लिखा गया। अब तोलकापियम देखते हैं, इसका संबंध व्याकरण से है। तो याद कैसे करोगे? तोल के व्याकरण, तोल के व्याकरण। कैसे व्याकरण? तोल के व्याकरण। तिरुकुराल को याद कैसे करोगे? इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, एंजिल। ओके, अब आपने यहाँ तिरुकुराल, कुराल आ रहा है ना, कुराल से इसे कुरान कर लो। कुरान क्या है? एक धार्मिक है ना, इसी तरह बाइबल भी धार्मिक है, तो इसे याद करो, इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। ओके, अब तिरुकुराल बाइबल याद हो गया। अब देखो जीवक चिंतामणि, इसी तरह जीवक चिंतामणि को याद कर लेना है। ओके, ये खान सर के नोट्स के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, लेकिन अब हम इसे गहराई से देखेंगे क्योंकि हम कोई वनडे एग्जाम तो दे नहीं रहे, हम यूपीएससी वाले हैं। ओके, अब आप देखो कि संगम युग की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत में देखते हैं। संगम साहित्य जो लिखे गए, जैसे अहम हुआ और पुरम हुआ। पुरम में क्या? युद्ध है, और अहम में प्रेम है। ओके, और दूसरा साहित्यिक स्रोत क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। ओके, अब पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं। इसमें हमें उरैयूर बंदरगाह मिलता है, पुहार बंदरगाह मिला है, और अरिकमेडु, ये रोमन द्वीप के टुकड़े थे, अरिकमेडु जो थे। ओके, अरिकमेडु और पुहार और उरैयूर ये बंदरगाह थे, इससे जानकारी मिलती है। और विदेशी विवरण में क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ये एक अज्ञात के द्वारा लिखी गई है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। और संगम युग के हमें सिक्के मिलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य में क्या होता है कि अशोक के अभिलेखों से संगम वंश की भी जानकारी मिलती है। ओके, इसके अब हमने ये देख लिया कि स्रोत कौन कौन से हैं संगम वंश की जानकारी के, है ना। अब संगम साहित्य को देखते हैं, जबकि हम संगम साहित्य को पीछे देख चुके हैं, लेकिन हम इसे दोबारा देखेंगे क्योंकि उसमें कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है। इस तरीके से हमें दोनों को देखना बहुत गहराई से। ओके, ये जो संगम साहित्य को देखेंगे, मदुरई में अगस्त ऋषि ने संगम काल हुआ। ओके, फिर कपाटपुरम में, फिर मदुरई में तोलकापियर ने तोलकापियम लिखी। इनके नाम जो है ऐसे ऐसे हैं कि दिमाग पे आते भी नहीं है। तोलकापियम किसने लिखी? तोलकापियर ने। परिदाल ग्रंथ लिखा जाता है, और 8U योके में 8 ग्रंथ लिखे गए। पटतू पातू में 10 ग्रंथ लिखे गए। तिरुकुरल को देखते हैं। तिरुकुरल जो है इसके अंतर्गत, तिरुकुरल के अंतर्गत क्या है कि उस समय का जो समाज था ना, उसमें नैतिक शास्त्र का वर्णन किया गया है। तिरुकुरल में आप देख सकते हो, ये मैंने स्लाइड नीचे कर दी। तिरुकुरल में उसके टाइम का जो समय का जो समाज था उसका नैतिक शास्त्र का वर्णन किया गया तिरुकुरल में, और इसे तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है। साहित्य में हम ये देख ही चुके हैं, शिल्पाधिकारम है इलंगो की, और मणिमेखले है सतनार की। इनके नाम जो है ना पूरे याद मत करो, मैं तुम्हें बताऊं। जैसे शिल्पाधिकारम इलंगो ओडिगल की है, तो खाली कितना याद करो? शिल्पादि इलंगो, शिल्पादि इलंगो। जहाँ शिल्पादि आएगा ना, इलंगो खुद ब खुद याद आ जाएगा ऑप्शन में आपको। मणिमेखले ये सितले सतनार है पूरा नाम, तो मत याद करो, इतना याद करो, मणिमेखले सतनार, मणिमेखले सतनार। ओके, जीवक चिंतामणि किसकी है? तिरुवर देवर की। ये जैन धर्मावलंबी था जीवक चिंतामणि लिखने वाला। ओके, अब राज व्यवस्था को देखो। यहाँ पर महाराजा होता था, भट्टारक होता था, धर्महाराधिराज होता था, जैसी ध्वनि वाली उपाधियां होती थी। ओके, राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक, वंशानुगत था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, और न्यायालय को मनरव कहा जाता था। ओके, गांव के स्तर पर पंचायत जैसी व्यवस्था होती थी। राजा ने घोड़े की बलि यानी कि अश्वमेध और अन्य वैदिक यज्ञ भी करवाए, जिसे और वाजपेयी यज्ञ भी करवाए। ओके, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को कृषि और व्यापार आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत थे। कृषि और व्यापार। ओके, करिकाल चोल ने सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए उपाय किए। मवेशियों पालने को प्रमुखता दी, मतलब जानवरों को पालने पर प्रमुखता दी। भेड़, बकरी, गाय और भैंस
को पालतू जानवर बनाया। भेड़, बकरी और गाय और भैंस को पालतू जानवर के रूप में, नील गाय और जंगली सुअर जंगली जानवर हुआ करते थे। ओके, इन्हें नहीं पाला जाता था, नील गाय को और जंगली सुअर को। ओके, इसके बाद हम कृषि देखते हैं। भूमि का माप देखते हैं, मतलब कौन कौन सी भूमि होती थी। भूमि के नाम दिए हुए हैं ये। कुरंजी पर्वतीय क्षेत्र की भूमि, मुल्ले कृषि या चारागाह वाला क्षेत्र होता था, मरुतल मैदानी, नेतल तटीय इलाका, पल्ले लूटपाट की गतिविधियां, जहां पर ऐसी भूमि जहां पर लूटपाट की गतिविधियां होती थी उन्हें पल्ले कहते थे। चावल जौ की खेती होती थी, मसालों की खेती होती थी, काली मिर्च और हल्दी की खेती होती थी। अब हम व्यापार को देखते हैं। रोम, यूनान, चीन जैसे देशों के साथ व्यापार होता था। मसाले, मोती, कीमती पत्थर, हाथी के दांत की वस्तुएं, सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। वस्तु विनिमय व्यवस्था की उपस्थिति थी। मतलब वस्तु विनिमय होता क्या है? वस्तु के बदले वस्तु को बदलना। तोड़ी, यूरीरी, कोमारी, कोरकई, कावेरी पट्टनम, पुहार, अरीमेकेडू, ये जो थे ना महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, इनसे व्यापार होता था। अब हम समाज को देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की उपस्थिति थी। ब्राह्मण वर्ग को महत्व था। राजा क्षत्रिय होता था और वीरकल किसे कहते थे? जो वीरगति को प्राप्त व्यक्ति के सम्मान में पत्थर लगाए जाते थे ना, उन्हें वीरकल कहा जाता था। राजा की भूमिका युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ओके, राजा युद्ध में पराजित होने पर अपने प्राण त्याग देता था। कैसे त्यागता था? ये नहीं कि खुद अपने तलवार वगैरह से गला काट लेता हो। अन्न जल को ग्रहण नहीं करता था, मतलब खाना पीना छोड़ देता था, जिससे उसके प्राण चले जाते थे पराजित होने पर। ओके, और पराजित को उस टाइम क्या कहा जाता था? वट करुतल। पराजित को वट करुतल कहा जाता था। ओके, संगम काल में पराजित को वट तरुकल कहा जाता था, ये याद रखना। ओके, संगम काल में स्त्रियों की दशा को देख लेते हैं हम। कृषि में भूमिका थी स्त्रियों की संगम काल में। कटाई का काम व बुनकरी का काम करती थी। सती प्रथा की भी व्यवस्था थी। विधवा विवाह नहीं देखी गई है यहाँ पर। पशुचारण में महिलाओं की भूमिका थी, जिसमें आईचियार और कोवाचियार कहा जाता है महिलाओं को। महिलाओं की दशा राजा के अंगरक्षक के रूप में भी देखी जाती है संगम काल में। पालक माता या नर्स की तरह भी, जो एक दाई माँ भी बोला जाता है ना, उस तरीके से भी देखी जाती है पालक माता। और उस टाइम नर्स को क्या कहा जाता था? शिवे तरई। नर्स को शिवे तरई कहा जाता था। महिलाएं शिक्षित होती थीं, जिसमें शिक्षित को क्या कहा जाता था संगम काल में? ओवेयर या नच्चिलियर। नच्चिलियर किसे? कवियत्री को। ओके, ओवियर जो शिक्षित होते थे, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ना। ओवियर शिक्षित, नच्चियर कवियत्री। शूद्र की जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी। शूद्रों की जो स्थिति थी ना वो बेहद खराब थी। पुलेयन किसे कहते थे? जो रस्सी या चमड़े से चारपाई या चटाई बनाने का काम करते थे, उन्हें पुलेयर कहा जाता था। अस्पृश्य आचार को बनाई, जो अचार को बनाते थे ना, उसे अस्पृश्य कहा जाता था। यदि पुलिजिन पानी छू देते थे तो उस वर्ग के, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे ना, उस पानी को पीते नहीं थे। मतलब यहाँ पर अस्पृश्यता देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि संगम काल में अस्पृश्यता देखी जा सकती है, क्योंकि जो पुलेयन लोग होते थे, रस्सी, चमड़े या चारपाई या चटाई बनाने वाले, अगर वो पानी को छू देते थे तो जो उच्च वर्ग का समाज था ना, जातिवाद का, वो उस पानी को पीते नहीं थे। तो यहाँ जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि अस्पृश्यता थी। अजानार पुजारी को कहा जाता था। पुजारी को क्या कहा जाता था? अजानार। और अरासर शासक को, मतलब राजा को ही तो शासक बोलते थे, शासक को अरासर कहा जाता था। वनीगर व्यापारी होते थे। और बेललाल किसानों को कहा जाता था। ओके, अब हम यहाँ पर धर्म को देख लेते हैं। इस अवधि के दौरान ब्राह्मणवाद, बुद्ध धर्म और जैन धर्म सह अस्तित्व में थे। देवव्रत पंथ यानी 5 देवता मुरुगन, शिव, मेयोन, किशन, बलराम और इंद्र का उल्लेख मिलता है। मणिमेंगलई में शिव धर्म के कापालिक संप्रदाय की भी उल्लेख मिलता है, जिसे पशुपत संप्रदाय या कालामुख संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा पूर्व मध्यकाल चलेगा। ओके।